गुड इवनिंग। मैं विनेश कुमार राज। आज से हम लोग बात करेंगे इतिहास में आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित। देखिए, अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो मॉडर्न सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इसकी प्राप्ति का स्रोत क्या है। तो जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास के अध्ययन का अगर हम स्रोत की बात करते हैं तो उसमें तीन महत्वपूर्ण बातें आती है। एक आता है खुदाई के दौरान प्राप्त की गई चीजें, यानी कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। दूसरा आता है लिटरेचर। जो आधुनिक भारत की हम बात करते हैं तो आधुनिक भारत में सबसे ज्यादा जो जानकारी हमको मिलता है वो अभिलेख के माध्यम से मिलता है। हाँ, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी हमें प्राप्त होती है, लेकिन अधिकांश जानकारी हमको लिटरेचर से मिलता है, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा लेखन का कार्य हुआ और जो अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे उस समय के, उन्होंने लेखन का कार्य महत्वपूर्ण रूप से करने का काम किया। अब हम बात करते हैं कि व्यापार के तौर पर अगर राजकीय अभिलेख की बात करते हैं हम लोग, व्यापार के तौर पर अगर हम बात करते हैं राजकीय अभिलेख, तो ये चार प्रकार के हैं। कितने प्रकार के स्रोत माने गए? चार प्रकार के। कौन कौन प्रकार है इसमें? तो सबसे पहले जो बात आती है इसमें कि एक केंद्र सरकार का, दूसरा राज्य सरकार का होगा। दूसरा क्या होगा? राज्य सरकार का। तीसरा जो अभिलेख होगा वो होगा मध्यस्थ पद प्राधिकरण का। मध्यस्थ प्राधिकरण का। और चौथा होगा न्यायाधिकरण का। तो ये चार प्रकार के मोटे तौर पर व्यापार के लिए अभिलेख प्राप्त किए जाते थे। चौथा कौन सा होगा? न्यायाधिकरण। ये चार प्रकार के अभिलेख हमको मिलते हैं। अब इससे जुड़ी हुई बातें हम लोग अध्ययन करते हैं कि एक व्यक्ति थे जेम्स रेनाल ने सर्वेयर के रूप में, बंगाल का पहला सर्वेयर के रूप में काम किया था। तो पहला सर्वेयर के रूप में बंगाल में किसने काम किया था? तो जेम्स रेनाल या रेनर। इसका जो समय काल है, जेम्स रेनर का जो समय काल है बंगाल में सर्वेयर के रूप में, ये माना जाता है 1767 का। उसके बाद क्या होता है कि भारत में जो अलग अलग क्षेत्र हैं उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानचित्रण करने का काम किया गया और मानचित्रण करने के बाद जो पूरा लेख थे उसे राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में जो है सहेज करके, संरक्षित करके रख दिया गया। अब बात कर लेते हैं कि ये अभिलेखागार का कालक्रम या विशेष स्थितियां क्या है। तो देखिए, सबसे जो पुराना अभिलेखागार था वो हमारा कहाँ है? कोलकाता में। यानी कि लेखागार जो था पहला, ये था कोलकाता में। कब ये बना था? ये 11 मार्च 1891 को ये बना था। 11 मार्च 1800 प्रारंभ किया गया। इसका जो नाम था अभिलेखागार का, इंपेरियल अभिलेख डिपार्टमेंट। इसका क्या नाम था अभिलेखागार का? इंपेरियल अभिलेख डिपार्टमेंट।
क्लियर है। इसके बाद अगर हम इसके प्रभारी की बात कर लेते हैं अभिलेखागार का, तो एक व्यक्ति था उस समय फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट ही जो था इस अभिलेखागार का प्रभारी हुआ करता था। जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया तो अभिलेखागार भी दिल्ली में स्थानांतरित कर दी गई और 1911 में अभिलेखागार कलकत्ता से उठा करके कहां ला दिया गया, दिल्ली ला दिया गया। अब जब दिल्ली आया तो इसे संचालन करने के लिए एक व्यक्ति को प्रभारी बनाया गया जो भारतीय थे। उनका नाम था सर बहादुर जैमिनी मित्रा। किसको बनाया गया? सर बहादुर जैमिनी मित्रा। जैमिनी मित्रा के अधीन जो है दिल्ली अभिलेखागार को दे दिया गया उनके प्रभार में, और कहा गया कि भाई आप इस अभिलेखागार को संचालित करो। क्लियर है। जब ये हस्तांतरण किया गया तो पूरी तरह से इसमें अभिलेख हमारा हस्तांतरण नहीं हो पाया था, लेकिन 1926 ईस्वी आते आते यानी मार्च 1926 आते आते यहां से पूरा अभिलेख हस्तांतरण कर दिया गया। कहां से? कोलकाता से दिल्ली। कोलकाता से कहां ट्रांसफर कर दिया गया? दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया। और उसके बाद लगातार चला और परिणाम ये हुआ कि 6 जुलाई 1998 को राष्ट्रपति के आर नारायणन के द्वारा इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया। भाई अब अभिलेखागार का उपयोग आम लोगों के लिए किया जाएगा। तो ये कब हुआ? 1998 में जुलाई। इस राष्ट्रपति कौन थे? के आर नारायणन। के आर नारायणन। और हालांकि इसके पहले अभिलेखागार की भी अलग अलग शाखाएं खोली गई, जिसमें कि 2 शाखाएं विशेष रूप से चर्चित है। एक शाखा भोपाल का शाखा जो 1956 में बनी खुली थी, और दूसरा शाखा भुवनेश्वर का शाखा जो 1996 में। तो 2 और शाखाएं जिसकी चर्चा होती है, एक भोपाल की शाखा का जो 1956 में बना था, खुला था, और दूसरा जो शाखा था वो भुवनेश्वर का जो 1996 में खुला था। ये इस प्रकार से हम लोग अभिलेखागार की एक तथ्यात्मक रूप से देखेंगे। अब यहां से अगर यूजीसी नेट प्रश्न बनाती है तो बनाएगी कैसे? तो पहला जो प्रश्न बनाएगा यूजीसी नेट दे देगा कोलकाता, दिल्ली, भुवनेश्वर और चौथा में भोपाल। निम्नलिखित को काल कर्मानुसार अभिलेखागार के समय के दृष्टिकोण से अभिलेखागार स्थापना के समय की दृष्टिकोण से सजाएं। क्वेश्चन तो दे दिया। अब इसको सजाने के लिए ऑप्शन देगा। ऑप्शन नंबर 1, 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर बी में
1 2 4 3। ऑप्शन नंबर सी में 1 3 4 2 और ऑप्शन नंबर डी में 4 3 2 1। तो हम अभी देखे हैं कि सबसे पहले जो खोला गया वो कोलकाता में खोला गया था। कब? 1891 में। 1911 में दिल्ली लाया गया। 1996 में भुवनेश्वर में था और 1956 में भोपाल में। ये हमारा पूरा समय कालक्रम रहा और इस हिसाब से हमारा उत्तर हो जाएगा 1 2 4 3। ये हमारा सही उत्तर हो गया। अब इसके बाद दूसरा जो प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित व्यक्ति के आधार पर अभिलेखागार की वस्तुस्थिति को बताएं। अभिलेखागार की प्रभारी का समय। अभिलेखागार के कह सकता है कि 1911 के बाद अभिलेखागार के प्रभारी भारतीय कौन थे? कौन बनाए गए? कौन बने? ऑप्शन नंबर 1 फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर 2 मित्रा, ऑप्शन नंबर सी नारायणन और नंबर डी इनमें कोई नहीं। तो हमारा सीधा सा जवाब होगा कि जी भारतीय जो बनाया गया था मित्रा को बनाया गया, जबकि पहली बार किसी को प्रभारी अगर बनाया गया तो फॉरेस्ट को बनाया गया। और जब नारायणन बने तो ये आम लोगों के लिए रखिए अभिलेखागार को खोल दिए कि भाई अभिलेखागार आम लोग के इस्तेमाल में लिखी जा सकती है। अब इस अभिलेख के अंतर्गत आगे बढ़ते हैं। अगला बात जो आता है कि इस अभिलेख में राज्य सरकार के पूरा अभिलेख क्या क्या है। तो राज्य सरकार के अभिलेख के अंतर्गत क्या क्या करेंगे? राज्य सरकार के अभिलेख के अंतर्गत पहला आएगा भूतपूर्व ब्रिटिश भारतीय प्रांत। भूतपूर्व ब्रिटिश भारतीय प्रांत पहला। दूसरा नंबर जो आएगा वो आएगा भूतपूर्व राजसी राज्य। भूतपूर्व राजसी राज्य। ये राजसी राज्य वो है जो 1945 से पहले था। और तीसरा जो इसमें आता है कि जो ब्रिटिश सरकार है उसके शासन के अतिरिक्त विदेशी शासन, यानी कि ब्रिटिश शासन के अतिरिक्त विदेशी शासन। अतिरिक्त विदेशी शासन ये इसके अंतर्गत आएगा। तो राज्य सरकार के विलय के अंतर्गत क्या क्या चीज आएगा? तो भूतपूर्व ब्रिटिश भारतीय प्रांत, भूतपूर्व राजसी राज्य और ब्रिटिश शासन के अतिरिक्त विदेशी शासन जो का क्षेत्र है ये इसके अंदर आएगा। ठीक उसी अब इसके तीसरा भाग हम लोग आते हैं जिसमें हम लोग बात कर रहे थे न्यायिक अभिलेख। एक ही पार्ट को हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। न्यायिक अभिलेख की हम चर्चा भी करते हैं।
न्यायिक अभिलेख। न्यायिक अभिलेख में 3 महत्वपूर्ण पॉइंट आता है जो कि हो सकता प्रश्न के दृष्टिकोण से, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। सबसे पहला आता है मेयर कोर्ट का अभिलेख। मेयर कोर्ट का अभिलेख जो सबसे पहला अभिलेख था वो सेंट फोर्ट जॉर्ज में रखा गया था। कहां? सेंट फोर्ट जॉर्ज। ये अभिलेख है 1689 का। कब का है? 1689 का। दूसरा जो आता है वो आता है फोर्ट विलियम का। फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम कहाँ? कोलकाता का। फोर्ट विलियम का 1757 का। और इसी के बीच एक और अभिलेख है बॉम्बे के मेयर कोर्ट का अभिलेख जो कि 1727 का है। बॉम्बे का मेयर कोर्ट का अभिलेख, ये इसका समयकाल है 1728। ये 3 ऐसे महत्वपूर्ण कोर्ट है जो कि विशेष रूप से हमारे लिए। अब ये यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। अब इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे अभिलेख हैं जो कि विदेशी संग्रहालय में रखे गए हैं, और कौन कौन से हैं इसकी चर्चा हम अभी करते हैं। आइए विदेशी संग्रहालय में जो रखे हुए पुराने उसकी चर्चा हम करते हैं। विदेशी संग्रहालय में कौन कौन से रखे गए हैं? तो सबसे पहले आता है चर्च मिशनरी सोसाइटी, चर्च मिशनरी सोसाइटी। ये कब का है? 1799 का। दूसरा आता है आर्काइव्स नेशनल की स्थापना, आर्काइव्स फ्रेंच नेशनल, आर्काइव्स फ्रेंच नेशनल, ये है 1790 का। और तीसरा आता है नेशनल आर्काइव्स ऑफ पुर्तगाल, नेशनल आर्काइव्स ऑफ पुर्तगाल। ये समयकाल है 1378 का, 1378। और सबसे प्राचीन जो अभिलेखागार है इसी को माना जाता है, इसको नेशनल आर्काइव ऑफ पुर्तगाल, सबसे प्राचीन अभिलेखागार। सबसे प्राचीन अभिलेखागार का टैग किसके पास है? नेशनल आर्काइव ऑफ पुर्तगाल के पास है, जो कब 1378 का है। अब 3 महत्वपूर्ण बात आता है, नेशनल आर्काइव्स 1378, आर्काइव्स फ्रेंच 1790, चर्च मिशनरी 1799। अब इसी में एक भारत की हम चर्चा किए थे, जिसका कि समय काल हम लोग बताए थे अभिलेखागार से जुड़े हुए, कि जो न्यायिक अभिलेख था वो न्यायिक अभिलेख रखा जो है 1689 का हमारे पास सबसे प्राचीन माना गया है। अब कालक्रम की ओर से हम सजा देते हैं। अब हम कालक्रम की ओर से सजाते हैं।
अभिलेखागार को काल क्रमानुसार सजाएं। काल क्रमानुसार पूछ रहा है सजाने के लिए। एक नंबर में दे दिया नेशनल आर्काइव्स ऑफ पुर्तगाल। दूसरा दे दिया आर्काइव्स फ्रेंच नेशनल। तीसरा तो देगा, तीसरा आपका दे दिया गया चर्च मिशनरी सोसाइटी। चर्च मिशनरी सोसाइटी। और चौथा दे दिया है सेंट फोर्ट जॉर्ज। अब काल क्रमानुसार सजाने के लिए बोल रहे हैं, काल क्रमानुसार सजाने के लिए बोला है, 4 दिया हुआ है। अब ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 1 2 3 4, बी में 1 2 3 सॉरी 1 2 4 3। ऑप्शन नंबर सी 1 3 4 2 और डी में 4 3 2 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 4 3। क्यों? क्योंकि एक पुर्तगाल का कहानी कब का है? 1378 का। इसका 1700 आर्काइव्स का कहानी कब का है? 1790 का। इसका चर्च मिशनरी का 1799 का। और सेंट फोर्ट जॉर्ज का कब का है? तो सेंट फोर्ट जॉर्ज का है आपका 1689। अब इस हिसाब से मिलाइए क्या कौन हो रहा है। तो सबसे पहले 1, उसके बाद 4, कोई ऑप्शन नहीं है जी। तो हमारा ई नंबर हो जाएगा 1 4। उसके बाद फिर कौन आएगा? 2 और 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये आंसर हमारा सही है। तो ये हमारा क्या है? क्लियर है? अब इसके बाद जो है कुछ फैक्ट है, फैक्ट की भी चर्चा कर लेते हैं। कहा जाता है कि दानिश क्राउन और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के सिग्सर केटिन कोपेनहेगन में उपलब्ध अभिलेख त्रावणकोर एवं श्रीरामपुर के बंदोबस्त का अध्ययन का प्राथमिक स्रोत है। तो ऐसा स्टेटमेंट दे सकता है कि दानिश क्राउन और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का सिग्सर केटिव कोपेनहेगन में उपलब्ध अभिलेख त्रावणकोर एवं श्रीरामपुर के बंदोबस्त का अध्ययन का प्राथमिक स्रोत है। कथन 1। कथन 2, या अभिलेख बंदोबस्त की जानकारी प्रदान करता है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। कथन 2 1 की व्याख्या करता है। प्राथमिक स्रोत है यानी कि बंदोबस्त की जानकारी प्रदान करता है। इस प्रकार से हमारा
अब कुछ महत्वपूर्ण हमारा यात्रा वृत्तांत है जो कि समय काल के हिसाब से पूछ सकता है, इसको भी हम लोग नोट डाउन करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक समय में अगर हम बात कर लेते हैं यात्री का, जो कि लेखन के लिए महत्वपूर्ण है, तो पुस्तक भी उन्होंने लिखा है, तो सबसे पहला नाम हम लोग लेते हैं फोस्टर का, जॉर्ज फोस्टर। फोस्टर का समयकाल 1783 में माना जाता है और इसके समयकाल में कुल मिलाकर 4-5 पुस्तकें लिखी गई, क्योंकि ये भारत के कश्मीर के क्षेत्र, लखनऊ, श्रीनगर, नादौन, उसी तरह से यहाँ से आगे बढ़ा अफगानिस्तान गया और पारस होते गए लोग गया, तो इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी। कौन? ए जर्नी फ्रॉम बंगाल टू इंग्लैंड। पहला पुस्तक इसका महत्वपूर्ण है, ए जर्नी फ्रॉम बंगाल टू इंग्लैंड। बंगाल टू इंग्लैंड। दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, नहीं, इसी में एक और इसकी महत्वपूर्ण चीजें हैं कि ये गया कैसे लेकर, सॉरी, ये जो है बंगाल टू इंग्लैंड है, ये गया कैसे, तो ये गया थ्रू किससे? थ्रू द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया बाय द कैस्पियन सी। कैस्पियन बाय द कैस्पियन, ये इसका एक महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिसके बारे में हमने चर्चा। इसके बाद दूसरा जो नाम आता है विलियम मूरक्राफ्ट। तो अगला नाम हम लोग लेते हैं विलियम मूरक्राफ्ट। इसका समयकाल है 1808। भारत में इसका समयकाल 1808 है। इन्होंने एक पुस्तक लिखा, मानसरोवर की यात्रा। कौन सा पुस्तक है? पुस्तक इसका है मानसरोवर की यात्रा। मानसरोवर की यात्रा यानी पंजाब से हिमालय की यात्रा। ये दूसरा इन्होंने पुस्तक लिखा, पंजाब से हिमालय की यात्रा। पंजाब से ये लिखा कब गया था? 1816 में। दूसरा था पंजाब से हिमालय की यात्रा, क्योंकि ये पंजाब से हिमालय की यात्रा की विशेष चर्चा करता है और ये 1819 से 1825 की चर्चा है। ठीक। तीसरा जो नाम आता है, महत्वपूर्ण नाम है, वो बेंजामिन हेन। तीसरा नाम क्या है? बेंजामिन हेन। इसका समयकाल माना जाता है 1814। इसकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है सेवरल टूर थ्रू वेरियर पार्ट ऑफ पेनिनसुला। क्या है इसका पुस्तक है? सेवरल टूर थ्रू वॉरियर्स
टू वॉरियर्स part of peninsula. Part of peninsula. ये इसको नोट डाउन लिखा था 1814 में। चौथा महत्वपूर्ण जो नाम आता है जैकमोंट, विक्टर जैकमोंट। चौथा क्या नाम आता है? विक्टर जैकमोंट। इसका समयकाल 1829 माना जाता है। क्या नाम था इसका? विक्टर जैकमोंट। इन्होंने अपना शोध भी किया था जैकमोंट के नाम से। जैकमोंट के नाम से शोध प्रकाशित किया था। जैकमोंट के नाम से अपना शोध प्रकाशित किया था। ये महाराजा रंजीत सिंह जो थे उनके दरबार में आया। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है जैकमोंट, क्योंकि पूछता है कि किनके दरबार में आया था। ये आया था महाराजा रंजीत सिंह के दरबार में। ये कब की कहानी है जैकमोंट का? तो ये कहानी है 1829 का। इसके बाद आता है जेम्स वर्न। तो आगे हम लोग चर्चा कर लेते हैं जेम्स वर्न्स। जेम्स वर्न्स की कथा कहानी है 1831 की। इसके द्वारा इन्होंने सिंध की यात्रा की और कहा जाता है ये दो महत्वपूर्ण बातें की थी। एक तो विजिट द कोर्ट ऑफ सिंध, इसकी जो इम्पोर्टेंट है, कोर्ट ऑफ सिंध, और दूसरा इसका इम्पोर्टेंट है कि ये भुज की जो भुज का क्षेत्र है उसके चिकित्सकीय स्थलाकृति पर टिप्पणी करता है। चिकित्सकीय स्थलाकृति। ठीक। इसके बाद आता है अलेक्जेंडर वर्न्स। अब आइए देखिए, जेम्स वर्न्स है, अब दूसरा नाम आता है अलेक्जेंडर वर्न्स। क्योंकि ये जो हमारा पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको हम लोग दो पार्ट में भी कंप्लीट करेंगे। आज जो है पूरा इसका जो इम्पोर्टेंट कुछ राइटर है उसको हम देख लेते हैं। उसके बाद अगला क्लास में पत्र पत्रिकाओं के साथ हम इसका छोटा पार्ट कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आइए कौन सा वर्न्स था हमारा? अलेक्जेंडर वर्न्स। अलेक्जेंडर वर्न्स। अलेक्जेंडर वर्न्स का समयकाल माना जाता है 1834 में। 31 में जेम्स वर्न्स और 34 में अलेक्जेंडर वर्न्स। इसकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है ट्रेवल्स इनटू बोखारा। ट्रेवल्स इनटू बोखारा ये 3 वॉल्यूम में छपा था
और इसके द्वारा जो है भारत से काबुल की यात्रा गई थी। यानी ये बहुत महत्वपूर्ण है, कहाँ की यात्रा थी, तो भारत टू काबुल, इंडिया टू काबुल, भारत से काबुल की यात्रा इन्होंने की थी। इसके बाद आता है मार्टिन हॉर्निज बर्जर। यही हॉर्निज बर्जर है मार्टिन हॉर्निज बर्जर। यही हॉर्निज बर्जर है जिन्हें भारत में होम्योपैथी का जनक मानते हैं। होम्योपैथी का जनक इसे माना जाता है। ये आए थे, ये वहां से आए थे महाराजा रंजीत सिंह के दरबार में। जब रंजीत सिंह बीमार पड़े थे तो उनका इलाज करने के लिए ये पहुंचे थे। और इनका समय काल की अगर हम बात करते हैं तो 1839 है। इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई थी 35 ईयर इन ईस्ट। कौन सी पुस्तक था? 35 ईयर इन ईस्ट। महाराजा कहा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह के लीवर में दर्द, सूजन हो गया था और उसी सूजन को इलाज करने के लिए महोदय आए थे। कौन? मार्टिन हॉर्निज बर्जर। और यहाँ इन्होंने होम्योपैथी का आविष्कारक के रूप में जाने गए। उसके बाद आता है डेविडसन। इसके बाद नाम कौन सा आता है? डेविडसन। डेविडसन का समय माना लिया जाता है 1843। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई डायरी ऑफ द ट्रेवल्स एंड एडवेंचर इन अपर इंडिया। कौन है? डायरी, कौन सा पुस्तक है? डायरी ऑफ द ट्रेवल्स डायरी ऑफ द ट्रेवल्स एंड एडवेंचर्स इन अपर इंडिया। अपर इंडिया। लेकिन अगर केवल डेयरी ऑफ ट्रेवल्स एंड एडवेंचर अगर रहे तो तब इसका दूसरा हो जाएगा, जॉन बटलर। नोट में लिखिएगा, ट्रेवल्स एंड एडवेंचर। एडवेंचर के लेखक जॉन बटलर है। कौन है? जॉन बटलर है। और अंत में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है सिलीमैन। अच्छा, जॉन बटलर द्वारा जो लिखा गया, कहाँ की कहानी लिखी गई, इसमें चर्चा की गई है। ये असम के जनजाति जो लोग हैं, असम का जो शेड्यूल ट्राइब है, उनके आदत और समाज का वर्णन इसमें किया गया है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। किसकी चर्चा है? असम की जनजाति, समाज के आदतों के, आदतों की चर्चा इसमें। और इसके बाद हम अंत में इसका आते हैं सिलीमैन, W.H. सिलीमैन। यह प्रश्न पूछा हुआ भी। सिलीमैन का एक पुस्तक था थ्रू द किंगडम ऑफ अवध। थ्रू द किंगडम ऑफ अवध।
सीधी सी बात है, किंगडम ऑफ अवध की चर्चा है, यानी कि अवध के विषय में वर्णन होगा। जी बिल्कुल, ये अवध के राजनीतिक और आर्थिक दशा के विषय में बताई गई है कि वहाँ की राजनीतिक स्थिति कैसे रही और आर्थिक स्थिति कैसी रही। शेष इसकी चर्चा अब हम लोग अगले क्लास में जब आएंगे तब हम लोग बात कर लेंगे पत्र पत्रिकाएं और उपन्यास, जो कि इम्पोर्टेंट है नेटिव दृष्टिकोण से, स्टेट के दृष्टिकोण से और हमारा बीपीएससी टीचर के एग्जाम के दृष्टिकोण से। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। संध्या काल में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे और सुबह में हम लोग, प्रातःकालीन में हम लोग प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे। धन्यवाद। आज हम लोग यहीं रखते हैं, कल से फिर मिलेंगे और अच्छा क्लास लगे और क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।